बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। कारण भी है क्योंकि बिहार हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। इस वक्त चर्चा हो रही है कि एनडीए में सीट बंटवारा तो अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चर्चा तो काफी हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, एक महीना ही हम कह सकते हैं नई सरकार बन जाएगी। अभी चर्चा हुई, अमित शाह आए हुए थे, आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? क्योंकि चुनाव में हर एक गतिविधि महत्वपूर्ण है, क्या बात हुई? देखिए, हम लोग का गठबंधन ऐसा है जहाँ पे हम लोग हर स्तर पर, हर विषय पर आपस में बैठकर चर्चा कर कर उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। चुनाव का दौर है, समय समय पर कई ऐसे विषय पॉपअप होते हैं जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, कहीं वो किसी तरीके से चुनाव में नुकसान ना पहुंचाएं। तो उस दिन जो मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, वो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर थी। जहाँ पे हमारे प्रत्याशी हैं जिनका नॉमिनेशन हो गया है, वो कैसा गया, कैसे नॉमिनेशन को और आगे हम लोग बेहतर करें, क्या कोई ऐसा है जिसने निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया हो, क्या हमें उससे बातचीत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी अब बिहार आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में क्या, कैसे, किसकी भूमिका होगी, कैसे हम लोग साझा सभाएं करेंगे। तो ये तमाम मल्टीपल एजेंडाज थे जिसको लेकर उस दिन मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी बातचीत हुई। इवेंचुअली हम लोग का लक्ष्य यही था कि हम लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया है जो कि महागठबंधन अभी तक नहीं पार कर पाया है। हम लोगों ने एक नहीं, उसमें मल्टीपल पड़ाव थे उस एक ही पड़ाव में, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ सीट्स था, चयन ऑफ सीट्स था, प्रत्याशियों का चयन था। तो वो एक बड़ा चंक हम लोग पार कर चुके थे। और अब क्योंकि हमारे सारे प्रत्याशी नामांकन के दौर में आ गए हैं, तो अब इसके बाद अब प्रचार ही बचा है। तो उसको लेकर हम लोगों ने सारी चर्चाएं की उस दिन। आपने कहा कि महागठबंधन से एनडीए आगे, वाकई आगे है, और एक कहीं ना कहीं एक मिरेकल हुआ है, एक जादू हुआ है जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, खासकर आपकी पार्टी के लिए। क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीरो थी गठबंधन में, कोई सीट नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो से लेकर 29 तक का सफर। ये जादू है एक तरीके से, कैसे से साकार किया आपने? मैं मानता हूँ ये कि एक मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, और इसके लिए आई कांट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर इनफ। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, गठबंधन में हर एक सहयोगी दल का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने ये विश्वास मुझ पर, मेरी पार्टी पे जताया। मैं राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि गठबंधन राजनीति में किसी छोटे दल को ऐसे अहमियत दी जाए। लोकसभा के वक्त भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को ऊपर विश्वास रख के उनको 5-5 सीटें दे दी गई। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, वो दूसरी बात है, पर उन्होंने विश्वास मुझ पे रखा। हम लोगों ने उदाहरण देखे हैं कि 9 सीटों पे लड़ने वाले को 7, 7 को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 2, और फिर इवेंचुअली बोला जाता है कि भैया आप मर्जी कर लो। बट मैंने कभी नहीं देखा कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई हों। उसी तरीके से एक विधायक, अब तो एक भी, खैर मैं क्या ही बोलूं क्योंकि वो तो उसी वक्त पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो 0 विधायक वाली पार्टी को इन्होंने 29 सीटें दी लड़ने के लिए। मुझे कई बार ताज्जुब भी होता है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है जब मैं अपने बारे में मीडिया में ये सब बातें सुना करता था कि क्या चिराग नाराज़ हैं, नाराज़गी की बात चल रही है। तो मैं मन ही मन में ये सोचता था कि सोचिए, 0 विधायक वाली पार्टी को गठबंधन ने 29 सीटें दे दी, उसके बाद भी अगर मैं नाराज़ रहूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा तो कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसे में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गठबंधन ने ये विश्वास जताया, पूरी मेहनत, पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता से ज़्यादा बल लगाकर मैं ये प्रयास करूंगा कि गठबंधन को इतनी बड़ी जीत दिलाएं ताकि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर रखा है उस पर मैं खरा उतर सकूं। वाकई विश्वास रखा, और कई लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि 29 क्यों? तो क्या ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये डिसाइड हो गया था? जैसा पिछले इंटरव्यू में हमने चर्चा भी किया था कि आपके 5 आपको सीट मिली है लोकसभा, तो 5 × ऐसे 6 करें तो 30 आती है। मांझी जी को मिला 1, उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला 1, बीजेपी और जेडीयू की भी अगर देखा 17-17। तो क्या ये लोकसभा के तर्ज पे ही सीटों का बंटवारा हुआ?
देखिए, मैंने सबसे पहले तो इस बात को गठबंधन के भीतर खुद ही रखा था कि मैं कतई नहीं चाहूँगा कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़े, क्योंकि हम लोग को गठबंधन के भीतर ही चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोगों को महागठबंधन से चुनाव लड़ना है। यहाँ पे किसको कितनी सीटें मिल रही हैं उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि हम लोग विधानसभा में कितनी सीटें हम लोग जीत के आ रहे हैं। तो ऐसे में जब वहाँ के दल जब 100 सवा 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़े। तो ऐसे में ये बात पहले से ही स्पष्ट थी कि कम से कम गिरी से गिरी हालत में भी 100 101 102 पे भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद बचती कितनी सीटें थी, 40-42 सीटें, उस पर ज़रूर हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाने का हम लोगों ने प्रयास किया था कि 6 विधानसभा पे एक, मतलब एक लोकसभा पे 6 विधानसभा, इस तरीके से करके दी जाए। पर हाँ, मेरे सामने जब ये 29 का आंकड़ा आया तो मैं खुश इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं साइंस में बिलीव करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये कोई एक संकेत है, क्योंकि 29 विधायक ही मेरे पिता जीत कर आए थे जब हमारी पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था 2025 में। तो जितनी सीटें वो जीत कर आए थे उतनी ही सीटें मुझे लड़ने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। एब्सोल्युटली क्वालिटी पे, क्योंकि मैंने पूल दिया था, मुझसे मांगा गया था, भारतीय जनता पार्टी जो कि नोडल बॉडी के तौर पे नेगोशिएशंस को लीड कर रही थी, तो मुझसे मांगा गया था कि आप 29 सीटों पे लड़ रहे हैं, 35-38 ऐसी सीटों की संख्या के नाम आप बता दीजिए जो आपकी प्राथमिकता में हो, उनमें से सेटल होगा, वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर अगले 10-15 सीटों के आप नाम बताइएगा, फिर उसमें से। तो प्राथमिकता के आधार पे नाम मांगे जा रहे थे। पर मेरे लिए संतोषजनक बात ये थी कि पहले ही पूल में जो मैंने सीटें मांगी थी 38 में से 29, उसी में से ही मेरी सीटों का चयन हो गया था। तो इसलिए कहीं बहुत ज़्यादा कोई परेशानी हुई नहीं। मैं मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो, बिकॉज लास्ट टाइम मैं अकेले लड़ा था, इस बार मुझे इस बात को भी ध्यान में रखना था कि गठबंधन में इस बार कई सहयोगी दल हैं, तो स्वाभाविक है कईयों की अपनी सिटिंग सीटें भी हैं, पर उसके बावजूद भी पार्टी को गठबंधन के भीतर अकोमोडेट किया गया। हम लोगों ने लिटरल हैंड होल्डिंग करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर गठबंधन को हम लोग आगे लेकर आए हैं। तो मैं मानता हूं कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो वी आर देयर। आप बोल रहे क्वालिटी की सीट मिली है, 29 में से 27 सीट हारी हुई है। अगर हम एक की बात करें तो वो भी उपचुनाव में हम हार गए थे 2020 में। 29 में से 26 सीट हार गई, सिर्फ 3 सीट विजयी है, एक उपचुनाव में खोए। तो क्या लगता है ये क्वालिटी है? तो अब मैं आपको इसका रिवर्स उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि जब राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का घमंड हो गया था कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो वो कौन सी सीट जीते जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड हारी, इसीलिए आप उसको हारा हुआ सीट बोल रहे हैं। पर उन सीटों पर भी अगर आप गणित बैठाएंगे तो उस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड और लोजपा की अगर मतों को अगर जोड़ दिया जाता तो राजद हारती और वो हमारी जीती हुई सीट बन जाती। जिन सीटों को आप हारा हुआ कह रहे हैं वो उन परिस्थितियों में हारी गई जब एनडीए में बिखराव था 2020 में, बट यूनाइटेड एनडीए उस वक्त भी लड़ता, तब भी हम लोग ये सीटें जीतते। और खैर ये तो रही आंकड़ों की बात। अब मैं बात करूंगा अपने मेहनत पर, मैं बात करूंगा अपने प्रचार प्रसार पर, अपनी रणनीति के ऊपर, क्योंकि ये बात मुझे 2024 में भी कही गई थी कि भैया आप फलाना सीट हार रहे हैं, 5 सीटें आपने ऐसी ले ली, एक आपकी जीतने वाली नवादा थी वो आप छोड़ आए, बाकी आप ये हारेंगे, आप वो हारेंगे। बट इवेंचुअली हम लोग वो पाँचों की पाँचों सीटें हम लोग जीते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने रणनीति उस हिसाब से बनाई। मैं ये मानता हूँ कि अब महज कितना 20-25 दिन बचे हैं परिणामों को, 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे। मैंने आज तक कभी किसी सर्वे पे मैंने विश्वास नहीं किया। सर्वे ने जब मुझे अच्छा भी दिखाया, बहुत कम बार दिखाया, अधिकांश बार तो मुझे लोकसभा में मात्र 2 सीटें ही जीतते हुए दिखाया था, बट मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे मैंने विश्वास किया। और मैं मानता हूँ कुछ सीटों पे ज़रूर हम लोग को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, बट आज की तारीख में जो माहौल बन रहा है, परिस्थिति बन रही है, जिस तरीके से माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है, लोगों को ये पता है कि भैया अब ऐसे ही विधायक को जीत के भेजना होगा जो डबल इंजन की सरकार का हिस्सा हो। महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव है, अब किसी के मन में ये शंका नहीं रही कि सरकार किसकी बनेगी। महागठबंधन जो सीटों की संख्या तक नहीं बांट पाया, वो बिहार को चलाने की बात करेंगे। तो ऐसे में जब एनडीए जीत के आ रहा है तो एनडीए के प्रत्याशी को ही हम जिता कर भेजें ताकि वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का हिस्सा बनकर हमारे प्रदेश का विकास कर सके। और जब अब बंटवारा, पिछली बार डिवाइडेड एनडीए था, इस बार डिवाइडेड महागठबंधन है। पिछली बार जिस भूमिका में शायद मैं आ गया था, इस भूमिका में तो महागठबंधन के अब घटक दल ही हैं।
पिछली बार मैंने अकेले चुनाव लड़ा था, अब तो कांग्रेस कई सीटों पे अकेले चुनाव लड़ रही है, तो राजद कई सीटों पे अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो 10, 12, 15, 20 जिन सीटों पे अकेले अकेले लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसी पे ही असर पड़ेगा। इसका पूरे राज्य में असर पड़ेगा। पूरे राज्य में महागठबंधन बिखरा हुआ आपको दिखेगा। क्या एक जगह जहाँ पे राजद और कांग्रेस लड़ रही है तो किसी दूसरी जगह पे अगर सिर्फ राजद का सिंबल होगा तो क्या कांग्रेस के लोग उत्साहित होकर जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे भाई। नेता ऊपर में मिल जाते हैं, ये लोग एसी कमरे में बैठ के सीटों का बंटवारा करते हैं, एक बार भावना समझते हैं कि नीचे उनके कार्यकर्ताओं की क्या भावना चल रही है। तो कल को एक बार मान लीजिए आज से 2 दिन 4 दिन के बाद ये लोग हाथ पकड़ के तस्वीर भी खिंचा लेंगे, तो क्या उनके जिला अध्यक्ष ये कर पाएंगे जो पिछले 4 दिन से एक दूसरे का विरोध कर रहे थे कि भाई तुमने क्यों सिंबल ले लिया और तुमने क्यों नॉमिनेशन फाइल कर दिया? तो जहां इस बार बिखरा हुआ महागठबंधन है, वहीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास बढ़ा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन सीटों को संभवतः डिफिकल्ट भी माना जा रहा होगा उसको भी हम लोग इजीली जीतेंगे। बिल्कुल विश्वास पूरा है। मैंने और बहुत डिटेल में आपको जवाब दे दिया है इसका। बिल्कुल वाकई डिटेल में जवाब दिया है आपने। महागठबंधन का जिक्र किया कि बिखराव है, कई जगह कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, आपने जिक्र भी किया, पैसों की बात भी आ रही है कि टिकट बेचे जा रहे हैं। क्या लगता है महागठबंधन इसी तरीके से चुनाव लड़ेगा? देखिए, पहली बात तो मैं हर उस नेता के आक्रोश का मैं सम्मान करता हूं जो महागठबंधन में सीट ना मिलने से दुखी है, व्यथित है। मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी नेताओं की होती है गठबंधन में कि समय रहते सीटों का चयन कर लें, प्रत्याशियों की घोषणा कर दें, ताकि अगर किसी का आक्रोश भी है तो उस समय रहते उसको। अब जैसे ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी घोषणा की, अभी भी हम लोग पिछले 1-2 दिन से हम लोग यही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई नाराज़ है तो उसको बुलाना, उसको बैठाना, उसको समझाना क्या परिस्थिति थी नहीं थी। भाई हर दल चाहता है, मेरा भी एक नेगोशिएशन जो खींचा, क्योंकि मैं एक एक सीट पे मेरा कार्यकर्ता सेटल हो जाए, मेरे नेता सेटल हो जाए जो मेहनत कर रहे हैं। बट पिछली बार मैं 137 सीटों पर मैं लड़ा। पिछले 3-4 साल में लोग आए गए होंगे, बट गिरी से गिरी हालत में मेरे पास 100-110 मेरे पास उम्मीदवार थे। इस बार मैं मात्र 29 सीटों पे लड़ा हूँ। उसमें से भी गठबंधन के भी 1-2 लोग हैं जिनको उन्होंने सेटल किया, मेरे प्रत्याशियों को, उनके प्रत्याशियों को मैंने सेटल किया। ये भी हम लोगों ने किया। तो स्वाभाविक है उनकी नाराज़गी होगी, पर इन नाराज़गी को आप तब समय रहते आप कर पाएंगे जब आपके पास समय होगा। पिछले 2-3 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी, मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा कि उनको अगर एक मुखिया तक से भी बात करने की ज़रूरत पड़ी उसके आक्रोश को शांत करने के लिए, उन्होंने वो तक करने का काम किया। मैं पिछले 2 दिन से अपने नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूँ और उनके आक्रोश को मैं सम्मान देता हूँ। विनीता जी, 5 साल से व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अगर नहीं उसको मौका मिला तो स्वाभाविक है उसका ये कहना। अब महागठबंधन में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई इसने सीट बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो बहुत कम बातें हैं। लोग तो इतने आक्रोशित, कई बार मैं अगर मुझे ना मिले तो मैं तो शायद और ज़्यादा आक्रोश दिखाऊं। तो उनके आक्रोश को मैं सम्मान देता हूं, बट दिक्कत कहाँ आती है जब आप उसको समझा नहीं पाते हैं, आप उसको सुलझा नहीं पाते हैं। क्योंकि नेता ही आपस में नहीं सुलझे तो कार्यकर्ता तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए, और इसी ने उस परिस्थिति को महागठबंधन की सबसे ज़्यादा भयावह बना दिया। स्थिति मुश्किल होगी महागठबंधन के लिए इस चुनाव में? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, राहुल जी कहाँ हैं भाई? उनको इतनी चिंता थी बिहार की, इतना बिहार आ रहे थे, ये एसआर को लेकर यात्रा निकाल रहे थे, सब कर दिया, और अब जब इतने क्रूशियल स्टेट पे मेरा प्रदेश है आप पूरी तरीके से गायब हैं। आपको चिंता ही नहीं बिहार की। नेगोशिएशन हो नहीं हो, किसी को सीट मिले नहीं मिले, कोई लड़े मरे झगड़े, आपको चिंता ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को कोई चिंता नहीं है कि भाई सहयोगियों को हम सम्मान दें। आपको वोट आपको सबका चाहिए। कैसे आपको मुकेश जी के समर्थक आपको वोट करेंगे? क्या सम्मान दिया आपने गठबंधन में उनको? कांग्रेस के समर्थक आपको क्यों वोट करें? बताइए, राजद को क्यों वोट जाएगा? क्या सम्मान दिया गया उनके समर्थकों को? आज खुलेआम ये तस्वीर सामने आ रही है कि कांग्रेस को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, सहनी जी को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। वामपंथी दल, उनकी एक अपनी पकड़, अपनी एक पहचान रही है, उनको निर्दलीय घोषित करने पड़ रहे हैं। आपके सहयोगी रहे हैं जेएमएम जैसी पार्टी आपके पड़ोस के राज्य झारखंड में, यहाँ पे उनको निर्दलीय घोषित करना पड़े। वहाँ तो आप उन पर दबाव डालते हैं कि उनको सीट दी जाए, यहाँ पे जब रिटर्निंग द फेवर वाली बात आई तो आप उनको एंटरटेन तक नहीं करेंगे। तो ये गलत है, इस तरीके से गठबंधन नहीं चलता है। 29 सीट आपको मिली, लेकिन एक सीट पर खतरा मंडरा गया, आपकी प्रत्याशी सीमा सिंह, तो अब तो 28 सीट मान के चले। नहीं देखिए, मैं कतई नहीं, मैं गिव अप करने वालों में से हूँ ही। जब से सीट मिला बिल्कुल, मैं गिव अप करने वालों में से मैं हूँ ही नहीं। मैंने अभी भी चुनाव आयोग में मैंने बात की है, हम लोग लीगल रास्ता अभी हम लोग अपना रहे हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बिकॉज मैं मानता हूँ कि बहुत बेसिक एक ह्यूमन एरर ये हुआ है,
और उसको आधार बनाकर पूरा नामांकन रद्द कर देना मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आयोग जब इसको कंसिडर करेगा तो ज़रूर हम लोग के पक्ष में वो फैसला आएगा। मैं मानता हूँ कि 2-3 दिन में इसके ऊपर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से मुझे, बिकॉज रेगुलर कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम देम, तो मैं ये मानता हूँ कि जल्द ये सुलझ जाएगा आयोग के स्तर पर या न्यायालय के माध्यम से। मैं ये मानता हूँ। हैविंग सेड दैट, बैकअप ऑप्शंस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं इतनी आसानी से अपनी एक भी सीट जाने तो कतई नहीं दूंगा। 29 सीट आपको मिली, आपने कहा कि क्वालिटी की सीट मिली है। स्ट्राइक रेट कितना रहने वाला है? लोकसभा की तरह 100% या फिर चिराग पासवान इसमें नीचे आएंगे? मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं? मैं 24 घंटे में लोकसभा टाइम में भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि हम 5 सीट जीत रहे हैं, आपने कहा था। इस बार क्या कहेंगे? 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जुबान पे ज़रूर सवार होती है, इसलिए हमेशा अच्छा बोला करें। बच्चों को ये सिखाया जाता है, तो मैं तो रिपीटेडली ये बोलूँगा कि हम 29 की 29 हम जीत रहे हैं, और मैं मेहनत भी मैं यही कर रहा हूँ। आई बिलीव इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। सो मैं ना सिर्फ मानता हूँ कि मैं 29 सीटें जीतूंगा, मैं एक सीट पे मैं काम कर रहा हूँ। आप सुबह से आप मेरा बैक ऑफिस आप आके देखिएगा, एक सीट पे घंटों का मंथन चल रहा है कि इसमें क्या और करना चाहिए। मतलब अब बैक ऑफिस के विषय में कितना ही आपको डिटेल में बताऊं, पर हम लोग हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं जिससे जीत तो सुनिश्चित हो ही, जीत का मार्जिन भी बढ़े। जीत तो आपकी मतलब 100-200 वोटों से भी होती है, बट लोकसभा में मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे हर प्रत्याशी 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 के से ज़्यादा मतों से उनकी जीत हुई। तो बड़ी जीत हो हम लोग की, और सिर्फ 29 ही नहीं, एट द सेम टाइम मैं सहयोगियों से बात कर उनकी सीटों पे भी क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग सेट कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा चल रही है। अगर आपकी जीत सुनिश्चित है, जैसा आपने कहा 29 सीट, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अच्छी खासी सीट आपकी हिस्से आई, तो क्या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी लोक जनशक्ति पार्टी की हो सकती है? मुझे लगता है ये सारे विषय ऐसे हैं जिसको समय से पहले चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी सरकार पहले एक बार बन जाए। मुझे लगता है इन्हीं महत्वाकांक्षाओं ने महागठबंधन का बेड़ा गर्क किया। अगर सैनी जी अगर इस तरीके से नहीं अड़ते कि डिप्टी सीएम ही बनना है, अरे पहले सरकार में तो आ जाओ प्रभु, ये भी तो ज़रूरी है। सरकार में आ जाते तो ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल नहीं, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स ना। एक करके हम लोग करेंगे ना। पहले एक बड़ी जीत हम लोग हासिल कर लें। हर दल का क्या प्रदर्शन रहता है, कैसा रहता है, उसके आधार पर उस दल की भूमिका को तय किया जाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या एनडीए का जो मैनिफेस्टो जारी होगा वो साझा जारी होगा और आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उस मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा? देखिए बिल्कुल, मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो, मुख्यमंत्री जी का साथ निश्चय हो, केंद्र सरकार की अपनी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच रही है बिहार के विकास को लेकर, इन तमाम बिंदुओं पर। और मोर देन अब मैनिफेस्टो को अब बोलने से ज़्यादा करने पे हमारी सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले 1 साल में आपने देखा लगभग 11 बार से ज़्यादा मेरे प्रधानमंत्री आए, और जितनी बार आए वो लाखों करोड़ों की योजना बिहारियों को समर्पित करके गए। ना सिर्फ उसका शुभारंभ करके गए, बल्कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका वो उद्घाटन भी करके गए। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि हमारी सरकार बिना कहे अब जितनी मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजनाओं की शुरुआत हुई, इलेक्ट्रिसिटी के सर्टेन यूनिट्स तक उसका बिल फ्री कर देना, गांव देहात में आज की तारीख में लोग इतने खुश हैं ना के बराबर उनको बिजली के दाम उनको भरने पड़ रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान को लेकर उनको उद्यमी बनाने की सोच के साथ 10,000 की योजना, जो कि इवेंचुअली आगे अगर उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया तो 2 लाख तक भी उनको दिया जाएगा। ये तमाम विषय ऐसे हैं जो हम लोग पहले ही हम लोगों ने शुरू कर दिया। बट इवेंचुअली मैं ये मानता हूँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की एक अहम भूमिका सरकार के नीति निर्माण योजनाओं में रहेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल, प्रशांत किशोर आपके मित्र हैं, सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने जारी की, लेकिन जो बिहार का समीकरण है कहीं ना कहीं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है? देखिए मुझे नहीं पता कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया नहीं है उनकी रणनीति को लेकर, और मैंने हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैं अपनी लकीर को इतना लंबा करना चाहता हूँ कि दूसरी लकीर को ना काटने की ज़रूरत पड़े, ना वो मेरे समीप पहुँच सके। तो मैं अपनी मेहनत पे मैं कार्य कर रहा हूँ। प्रशांत जी का प्रदर्शन मुझे नहीं पता, बट मेरा एक अपना अनुभव है, क्योंकि 2020 में मैंने भी अकेले चुनाव लड़ा था, और उस वक्त की आप तस्वीरें निकाल के देखिए, मेरी सभाओं में भी उतनी ही भीड़, मेरे रोड शो में भी उतना ही उत्साह देखने को मिलता था। बट इवेंचुअली जब चुनाव आता है ना, क्योंकि बिहारी
इतने बुद्धिमान है और उनकी राजनीतिक जानकारी इतनी ज़्यादा है, राजनीतिक सूझबूझ इतनी ज़्यादा है कि कोई बिहारी अपना मत बर्बाद नहीं करता है। मुझे 2020 में, ये अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ, मेरे हर प्रत्याशी ने मुझे बोला कि भैया 2 दिन पहले तक तो चुनाव बहुत बढ़िया था, 2 दिन में चुनाव पलट गया, कल रात तक तो बहुत बढ़िया था, एक ही रात में चुनाव पलट गया। ये क्यों होता है? क्योंकि इवेंचुअली बिहारी सोचता है कि क्यों वोट को बर्बाद करें, और चुनाव आते आते तक चुनाव बाइपोलर हो जाता है। तो मैं, और अब तो खैर यहाँ पे बाइपोलर की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दूसरा पोल भी तैयार हो ही नहीं पाया, महागठबंधन भी अपने आप को पूरी तरीके से स्थिर नहीं कर पाया। तो मैं ये मानता हूँ कि बिहारियों के पास एक बहुत मजबूत स्थिर विकल्प के तौर पर एनडीए और एनडीए के प्रत्याशी हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि चुनाव आते आते तक हर बिहारी इवेंचुअली एनडीए के प्रत्याशी की ओर अपना रुझान देगा। आपका मानना है कि एनडीए की जीत होगी, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हर घटक दल ने इस बात को स्पष्टता से कह दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है कि इसके बाद सारे विधायक बैठकर मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करेंगे, और मैं मानता हूं कि वो उन विधायकों के नेता के तौर पे एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। अभी विधानसभा चुनाव है, तो जुट जाइए, लग जाइए। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे, जिनका साफ तौर पे कहना था बड़ी जीत होगी एनडीए की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और एनडीए ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है, कौन कौन सी सीट किसे मिलेगी, ये बंटवारा भी हुआ। क्वालिटी की सीट के साथ साथ क्वांटिटी की सीट भी मिली है, और कोशिश यही रहेगी कि बिहार विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव की तरह 100% स्ट्राइक रेट के साथ पार्टी नंबर 1 पर आए।